दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम गतिशील एकेडमी में। और हम अगला नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जो हमारा चल रहा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, प्रतिबलों के प्रकार। आइए देखते हैं प्रतिबलों के प्रकार। प्रतिबलों के प्रकार के नाम हमने आपको कल पिछले वीडियो में बता दिया था। तो प्रतिबलों के प्रकार में पहला हमने बताया था, पहला था हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको बोला जाता है तनाव एवं संपीड़न। तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल। आइए देखते हैं तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल क्या होता है। देखिए दोस्तों, तनाव प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम कोई तनाव बल लगाते हैं, ये क्या है? तनाव बल है। ये जो बल लग रहा है ये कैसा है? इसमें तनाव बल लग रहा है। और हम अभी दिखाते हैं आपको तनाव प्रतिबल होता क्या है। जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाते हैं तो यह जो वस्तु है एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करता है। ये बल अगर इधर लगाया जा रहा है तो इसका प्रतिरोधी बल इधर उत्पन्न होगा इस तरह से, और ये बल इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा इधर। ठीक है, तो यह जो दोनों प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जो वह इस वस्तु में जो ये अपोजिट फोर्स उत्पन्न हो रहे हैं, विरोधी बल, यही क्या कहलाता है? तनाव प्रतिबल कहलाता है। इसी तरह से हम देखते हैं आप अगला है संपीड़न प्रतिबल। आइए देखते हैं दोस्तों संपीड़न प्रतिबल क्या होता है। संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल में जब किसी वस्तु पर कोई संपीड़न बल लगाया जाता है, संपीड़न बल लगाया जाता है, यह कैसा बल है? संपीड़न बल लगाया जाता है, तो यह वस्तु क्या करता है? इस संपीड़न बल का विरोध करता है। यह वस्तु क्या करेगा? एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करेगा जो इस संपीड़न बल का विरोध करेगा। तो कहने का मतलब ये बल, इसका विरोधी बल इस डायरेक्शन में और इसका विरोधी बल जो है इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। ये जो विरोधी बल है यह क्या है? यह एक प्रतिबल है जिसको हम लोग नाम देते हैं संपीड़न प्रतिबल। क्या नाम देते हैं? संपीड़न प्रतिबल, क्योंकि इस पर संपीड़न बल लगाया जा रहा है। तो वस्तु कौन सा प्रतिबल उत्पन्न करेगा? संपीड़न प्रतिबल। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक अपना, ठीक है। दूसरा हमारा है शियर। क्या है? शियर स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल, ठीक है। देखिए कर्तन प्रतिबल क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए, एक रिविट प्लेट का सेट लेते हैं। क्या लेते हैं? ये प्लेट लेते हैं जो क्या किया गया है? रिविटेड किया गया है। ठीक, ये रिविट हेड है आपका, ये रिविट है, और ये क्या है? प्लेट है, प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 1 है। ये दो प्लेट को रिविट किया गया है, उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक, अब इस प्लेट पर इधर बल लगाया जा रहा है और इस प्लेट पर इधर बल लगाया जा रहा है। तो जब ये प्लेट क्या होगी? इधर शिफ्ट करेगी और ये वाला प्लेट इधर मूव करेगा, ये दूसरा प्लेट। तो क्या होगा? बीच से कर्तन होगा। बीच से ये दोनों प्लेटें बीच से इस रिविट को काटने की कोशिश करेंगी। तो जो हमारा रिविट है, रिविट को बाहर निकाल लीजिए अंदर से, इस तरह इसका बाहर फिगर बना लीजिए। जो रिविट है बीच से क्या होगा? कटने की कोशिश करेगा, मतलब इस पे एक कर्तन बल लग रहा है। तो ये वाला रिविट जो है इधर मूव करने के, ऊपर वाला पोर्शन इधर, और ये वाला रिविट जो है इधर मूव करने की कोशिश करेगा और बीच से क्या होगा? कर्तन होगा। तो यह जो रिविट है यह क्या करेगा? इस कर्तन का विरोध करेगा और इस रिविट में एक बल जनरेट होगा जिसको हम लोग कहेंगे कर्तन प्रतिबल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्तन प्रतिबल।
इस बल का जो विरोध करेगा उसको क्या कहेंगे, इसको इस कर्तन बल का, ये जो कर्तन बल है इसका जो विरोध करेगा, इस कर्तन बल का विरोधी बल इसमें उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे कर्तन प्रतिबल। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबलों के प्रकार में हमारा तीसरा है सीधे एवं नमन प्रतिबल। क्या है? सीधे एवं नमन प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, सीधे नमन प्रतिबल में क्या होता है, अगर आप किसी चीज पर डायरेक्ट लोड लगा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई फिक्स है, और इस पर डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, कैसा बल लगाते हैं? सीधा बल, डायरेक्ट बल लगाते हैं, तो यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यह जो वस्तु है इस सीधे डायरेक्ट फोर्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। जो सीधा बल लगाया जा रहा है उसका प्रतिरोधी बल उत्पन्न करेगा। तो जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, उसी प्रतिरोधी बल को क्या कहेंगे? सीधा प्रतिबल या फिर सीधे प्रतिबल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर एक बल लगाने की कोशिश करेगा, मतलब इस वस्तु के विरोध का, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी बल, या फिर इसको कह सकते हैं हम सीधा प्रतिरोधी बल या सीधे प्रतिरोधी बल। इसी तरह बेंडिंग प्रतिबल क्या है? अब बेंडिंग प्रतिबल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं धरण का। किसका एग्जाम्पल? धरण का, बीम का। सपोर्ट है ये सपोर्ट है हमारा, ये दोनों क्या है? सपोर्ट हैं, सपोर्ट ए भी है और सपोर्ट ए भी है। ठीक है, इस पर बीम रखी हुई है, क्या रखा हुआ है? बीम रखा है, इसको बोलते हैं हिंदी में धरण। ठीक है, अब यह धरण रखी हुई है, इस पे अगर इस धरण पर एक लोड लगाया दिया जाए W, तो इस धरण का जो एक्सिस ये है, अक्ष, ये क्या करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा। कैसे, आइए देखते हैं यहाँ। ठीक है, इस धरण का शेप क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह इस लोड की वजह से होने की कोशिश करेगा। सपोर्ट आपका नीचे रहेगा इस तरह। ठीक है, अब इस लोड की वजह से, ये जो लोड लग रहा है इस वजह से ये इस तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। तो जो ये वस्तु, ये जो धरण है हमारा, जो ये बेंड होने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करेगा, इस बल का, ये धरण क्या करेगा, प्रतिरोधी बल उत्पन्न करेगा। जो इस बल का विरोध करेगा उसी प्रतिरोधी बल को क्या कहेंगे, नमन प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, यह बीम क्या उत्पन्न करेगा, एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करेगा, जिसे हम बोलेंगे नमन प्रतिबल। ठीक है, नमन प्रतिबल समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेन। क्या नाम है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, इसे प्रतिबल कहते हैं। लेकिन अगर वह वस्तु जो है, उस वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम विकृति बोलते हैं। आइए हम विकृति को समझते हैं और विकृति के टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, विकृति तो समझ में आ गया कि जो आकार में परिवर्तन आ रहा है उसे हम विकृति बोलेंगे। और विकृति को मापने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है। आकार में जो परिवर्तन आ रहा है, आकार में परिवर्तन, जो वस्तु के आकार में परिवर्तन है, अगर उसके प्रारंभिक उसका जो आकार होता है उससे डिवाइड कर दिया जाए, कहने का मतलब डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको ये दे देता है विकृति। आइए देखते हैं कैसे विकृति के प्रकार से हम इसको समझते हैं। पहला टाइप से विकृति का, पहला टाइप है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को एक बहुत ही सिंपल साधारण एग्जांपल लेकर हम इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे इसको समझते हैं। एक हम बार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बार। अब इस बार पर फोर्स लगाते हैं तो इस बार का लेंथ मान लीजिए पहले क्या है, पहले इसका लेंथ था, हमारा लेंथ है L। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसका आकार इस बल की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ जब ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जब यहाँ बल लगाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये छड़ बड़ा होने की कोशिश करेगा। ऊपर से फिक्स है तो जो इसके लेंथ में परिवर्तन आ रहा है इसको हम मान लेते हैं डेल्टा L। तो इसके लेंथ में कितना परिवर्तन आ रहा है, इतना परिवर्तन आ रहा है, इसको हम नाम दे दिए डेल्टा L। तो अगर हमको इसके विकृति को अगर हमको मेजर करना है
ठीक है, इसके विकृति को मापना है तो वह एक रेशियो देता है डेल्टा एल बाई एल, मतलब जितना इसके आकार में, जिसका इतना परिवर्तन आया है आकार में, ये जो इसका विरूपण हुआ है, ये इसका रेशियो अगर हम निकाल देते हैं एल के रिस्पेक्ट में, जो इसकी पहले की लंबाई थी, मतलब आकार में आया परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई, तो ये क्या दे दिया, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दे दिया। क्या दे दिया, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, यह अनुदैर्ध्य विकृति, यह अनुदैर्ध्य विकृति बताता है। इसी तरह आइए समझते हैं दूसरा टॉपिक हमारा है अनुदैर्ध्य विकृति। 4 तरह की विकृति होती है। दूसरी विकृति हम आपको लेते हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस। क्या लेते हैं, आइए, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन मतलब कर्तन विकृति। अब कर्तन विकृति को आइए समझते हैं क्या है कर्तन विकृति। तो कर्तन विकृति में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत साधारण सा बनाते हैं। फिक्स कर दिए एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु का इस तरह फिक्स कर दीजिए। अब इस पर क्या लगाइए, एक बल लगाइए, एक फोर्स इधर से अप्लाई करिए। ठीक है, तो मान लीजिए फोर्स यहाँ से अप्लाई होता है, इसका ये फोर्स जो हमारा कैसा है, स्पर्शी है। कब तक ये स्पर्शी बल रहेगा, ये जो बल है हमारा ये कैसा है, स्पर्शी है। इस बल को उठाइए, इधर बल लग रहा है स्पर्शी, तो ये क्या करेगा, इधर से एक संतुलन में बल, इधर से एक बल इसको संतुलित करेगा, जिसको हम बोलेंगे संतुलन बल। संतुलित करने की कोशिश करेगा। ये नीचे से फिक्स है, ये इधर शिफ्ट करने की, इसको ऊपर वाला पोर्शन उधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा इस बल की वजह से, लेकिन ये इसको संतुलित करेगा। जब तक यह संतुलित करता रहता है तब तक उसको क्या कहते हैं, संतुलन स्पर्शी बल कहते हैं। जब तक यह बल इस बल को संतुलित करता रहता है, बल बढ़ाते जाएंगे, जब तक संतुलित होगा तब तक स्पर्शी बल कहलाएगा। और जब यह बल इसको शिफ्ट कर देता है तो इसे हम बोलते हैं, अगर यह बल इसको शिफ्ट कर दे रहा है तो इसे बोला जाएगा कर्तन बल। क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कर्तन बल। ठीक है, अब इधर भी फोर्स लगा है, एक फोर्स लग रहा है, लेकिन संतुलन बल जो है आपका यहाँ लग रहा है, लेकिन क्या है, ये इसको शिफ्ट कर दे रहा है, इसको कर्तन बल बोलेंगे। और शिफ्टिंग जो हो रही है इस तरह से हो रही है, और इस पॉइंट को डी नाम दे दीजिए, इसको डी डैश, इसको सी डैश, और इसको बी नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, और इस एंगल को एक नाम दीजिए जिसको हम बोलते हैं फाई, ग्रीक लेटर है फाई। ठीक है, अब देखिए कर्तन विकृति होता क्या है। अब कर्तन विकृति होता क्या है इसको समझ लिए, कैसे उसको मेजर करते हैं ये देख लीजिए। कर्तन विकृति को मेजर करने के लिए इस फिगर से समझिएगा, इसको मेजर करने के लिए हम 10 फाई को निकालते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा ई होता है वो क्या होता है, जो हमारा विकृति वो 10 फाई होता है। और 10 फाई का यहाँ से कैसे निकलेगा, डी बाई डी डैश, एक रेशियो है डी बाई डी डैश। ठीक है, डी बाई डी डैश और डिवाइडेड बाई डी और ए डी, ए और ए डी का लेंथ, मतलब यह परपेंडिकुलर अपान बेस, कहने का मतलब लंब बटे आधार। यहाँ से लंब बटे आधार लेंगे तो ये एंगल हमारा निकलेगा किस फॉर्म में, 10 फाई। तो इस तरह से विकृति को मापा जाता है डी बाई डी। और या फिर आप इसको लिख सकते हैं सी डैश बाई, यहाँ से क्या लेंगे, सी बी लेंगे। ठीक है, बी सी आपका आधार है और क्या है सी डैश ये आपका लंब है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये जो 10 फाई की वैल्यू, फाई जनरली क्या होता है इसमें बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत कम होता है। तो जब बहुत कम रहेगा तो इस केस में 10 फाई क्या हो जाएगा, ई लगभग जो है बराबर हो जाएगा किसके, 10 फाई के। ठीक है, ई क्या हो जाएगा, 10 फाई के बराबर, ई क्या हो जाएगा, 10 फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर 10 फाई स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो 10 फाई आपका हो जाता है लगभग फाई के बराबर। सो इसलिए आपका ई क्या हो जाएगा, लगभग फाई के बराबर, मतलब विकृति किसके बराबर हो जाएगी, लगभग इस एंगल के बराबर। और फाई किस में है, फाई हमारा रहता है रेडियन में, किस में रहता है, रेडियन में। ठीक है, रेडियन एक यूनिट है एंगल की, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ना कि वह डिग्री में। अब आइए आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक देखते हैं इसका, जिसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। आइए देखते हैं, लेटरल स्ट्रेन मतलब हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विकृति। ठीक, देखिए पार्श्व विकृति क्या होता है, जब आप एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, यह फिगर जो है लगभग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा अलग देखिए। अब आप एक एग्जांपल लिए। ठीक है, ये कैसा है, ये क्या है, एक छड़ है। क्या है, छड़। क्रॉस सेक्शन इसका कैसा होगा, सर्कुलर। तो इसका एक डाया होगा, क्या होगा इसका एक डाया,
इसका रेडियस, इसका क्या होगा, डाया, व्यास, ठीक है, डी क्या है, व्यास है। लेकिन अब देखिए इस व्यास, इसका जो ये व्यास है डी, ये डी व्यास है, जब यहाँ से हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से जब एक फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, तो इसके व्यास में क्या होगी, लंबाई थोड़ी बढ़ेगी और इसके व्यास में कमी आएगी। किस में कमी आएगी, इसका जो व्यास है। अब यहाँ पे कितना कमी आया, डेल डी बाई डेल्टा डी बाई 2, इधर कितना कमी आया, डेल्टा डी बाई 2, तो टोटल कमी कितनी आई, डेल्टा डी बाई 2 प्लस डेल्टा डी बाई 2, टोटल कमी आ गई आपकी डेल्टा डी, ठीक है। तो इतना परिवर्तन आपके डायमीटर में आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर स्ट्रेन निकालना हुआ तो हमारा कितना आएगा, डेल डी बाई जितना डायमीटर में कमी या परिवर्तन हुआ है और जितना हमारा प्रारंभिक डायमीटर था, ठीक है, व्यास में जितना परिवर्तन हुआ और जो पहले का व्यास था उसका रेशियो क्या देता है, लेटरल स्ट्रेन देता है या फिर पार्श्व विकृति, ठीक है, बताता है। कितना समझ में आ गया, पार्श्व विकृति कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा जो हमारा लिया जाता है वो है आयतन। चौथा समझते हैं हम आयतन विकृति को, आइए समझते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक। तो वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन में आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक, ये ऑब्जेक्ट आप ले लिए, अब इसका क्या है, कुछ वॉल्यूम होगा, इस पर तीनों तरफ फोर्स लगाइए, हर डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दीजिए, ये जेड डायरेक्शन है, सब में एक बल लगा दीजिए, ठीक, फोर्स अप्लाई किए। तो जो इसका पहले का आयतन था, जो आयतन इसका पहले का था, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन वह क्या था, प्रारंभिक आयतन v था, और इसके आयतन में कितना परिवर्तन आ रहा है, आयतन में कितना परिवर्तन आ रहा है, मान लीजिए डेल्टा वी परिवर्तन आता है। किसकी वजह से, ये जो फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ये जो बल लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेल वी परिवर्तन आ रहा है। अब अगर हमको स्ट्रेन कैलकुलेट करना हुआ तो स्ट्रेन इक्वल टू डेल वी बाई वी, मतलब एक रेशियो निकाल देंगे जो इसके जितना आयतन में परिवर्तन आ रहा है इस सारे बलों की वजह से, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए इसके प्रारंभिक आयतन से, तो हमको क्या मिल जाता, आयतन विकृति, और इसी को कहते हैं हम आयतन विकृति। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है। थैंक यू आज के लिए, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो के लिए अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।